Good morning, students. So, class 11, we were discussing about executives. हम इसके executives के बारे में बात कर रहे थे. Secondly, executive chapters में we have seen that पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. इसमें हमारे प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सब के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट हमारे, इन सब के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. अब यहाँ हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव. परमानेंट एग्जीक्यूटिव ये कौन होते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारे जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं. और या हम सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया के थ्रू जो लोग सिलेक्ट होके आते हैं वो आते हैं. इनको करियर, द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, क्या मतलब है यहाँ पर? परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहाँ से आए? Civil Services of India. From here we get them. It refers to career bureaucrats who are the permanent executive branch of Republic of India. Now the civil service system is the backbone of administrative machinery of the country. क्यों है ऐसा? Because यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे, दे आर देयर विद अस ओनली फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years. इनका जो टेन्योर है वो 5 years या उससे कुछ ज़्यादा भी है, दोबारा भी वो चुन के आ सकते हैं. लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो सिविल सर्विसेज के थ्रू आते हैं एंड दे सर्व कंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं और एक्चुअली में जितना भी कार्यभार है वो वो एक्चुअली संभाला जाता है. कौन संभालता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव संभालते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट विद these elected representatives, cabinet ministers and all. But what we see here that handful of ministers cannot be expected to deal personally with the manifold problems of the modern administration. अब क्या दिक्कत क्या है कि ये लोग जो हैं, there are lots of many problems which are being faced on the administrative level. बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि ये कुछ मुट्ठी पर लोग नहीं संभाल पाते हैं. तो इसके लिए क्या करते हैं कि ministers lay down the policy and it is for the civil servants who serve at the pleasure of the President of India to carry it out. उसको चलाने के लिए ये किस में लिखा गया है? आर्टिकल 311 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बताता है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द पॉलिटिकली मोटिवेटेड और विंडिक्टिव एक्शंस. ये इन लोगों के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकते. एक आईएएस ऑफिसर की हम बात करें, आईपीएस ऑफिसर की बात करें या आईएफएस ऑफिसर्स की बात करें, क्योंकि यही 3 मेन ब्रांचेस हैं हमारी, इनके पास इतनी पावर होती है कि अगर ये चाहें तो किसी भी एमएलए, एमपी, किसी को भी कॉलर से घसीटते हुए जेल में बंद कर सकते हैं. दे हैव दिस मच ऑफ पावर. अब नाउ द सरप्राइजिंग थिंग फॉर अस इज कि इतनी पावर होने के बावजूद इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते. कहीं देखा है आप? बहुत कम ऐसा देखने में आता है. सो इनको बैलेंस में रखने के लिए इनको पावर देना बहुत ज़रूरी था. एंड here lies the beauty of our constitution कि कोई भी जो है एक्स्ट्रा आउट ऑफ द लिमिट
अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना कर सके, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेक एंड बैलेंस की आइडियोलॉजी को रखा गया है कि सभी एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। ये क्यों करा गया है? ये प्रोविजन इसीलिए रखा गया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक ऑफ इंडिया। सो वी वर टॉकिंग अबाउट सिविल सर्वेंट्स। अब हम देखते हैं सिविल सर्वेंट्स क्या हैं। दे आर एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट्स, बट नॉट ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट आर सिविल सर्वेंट्स। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, लेकिन ऐसा नहीं है सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो है वो सिविल सर्वेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते। जैसे कि 2010 की हम बात करें, देयर वर 6.4 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। 2010 में जब गणना हुई तो पता चला 6.4 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं इंडिया के, लेकिन इनमें से 50,000 सिविल सर्वेंट्स थे टू एडमिनिस्टर देम। तो 6.4 मिलियन में से सिर्फ 50,000 सिविल सर्वेंट्स थे। नाउ सिविल सर्वेंट्स क्या हैं? Civil servants in a personal capacity are paid from civil list. Senior civil servants may be called to account by the parliament. The civil service system in India is rank based and does not follow the tenants and the position based civil services. The government of India has also approved the formation of 2 new cadres of civil servants. 2015 के बाद था कि 2 नए कैडर जो हैं वो और बनेंगे। किसके लिए? इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज और इंडियन एंटरप्राइज डेवलपमेंट सर्विसेज 2016 में। करंटली हम देखते हैं तो 3 कैडर्स हैं, IAS, IPS, IFS। 2 और पे काम चल रहा है। कौन सा? इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज जो कि 2015 में से शुरू हुआ, इंडियन एंटरप्राइज डेवलपमेंट सर्विसेज जिस पर 2016 से काम शुरू हुआ। तो ये क्या है? दिस इज ऑल अबाउट। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं पहले सिविल सर्विसेज की। प्रेजेंट जो सिविल सर्विसेज इंडिया है, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हमने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में जो चीज़ें थी वो क्या है, वही उसी को बेस मानते हुए हमने जो है वो काम करना शुरू करा। अब क्या था? द प्रेजेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया हम बात करें, दे आर मेनली बेस्ड ऑन द पैटर्न दैट वाज फाउंड बाय ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश राज में वॉरेन हेस्टिंग ने एक्चुअली ले किया था सिविल सर्विसेज का प्रोग्राम। इसको उसके बाद चार्ल्स कॉन्सवेल आए और उन्होंने इसको रिफॉर्म किया थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के साथ। अब चार्ल्स जो हैं वो जाने जाते हैं क्या? फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। कौन है? चार्ल्स कॉन्सवेल जो हैं वो जाने जाते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। कॉर्नवालिस ने क्या किया? ही इंट्रोड्यूस 2 डिवीजन ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज, एक कॉन्वेंटेड, दूसरा अनकॉन्वेंटेड। अब जो कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज थी ये क्या थी? यूरोपियंस के लिए थी खाली, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियन सब ब्रिटिशर्स ही थे ओनली। ये क्या ऑक्यूपाई कर रहे थे? हायर पोस्ट, जितनी भी हाई रैंकिंग पोस्ट है गवर्नमेंट में वो ब्रिटिशर्स करते थे, और बाकी जो लो रैंकिंग पोस्ट थी दे आर फेलिसिटेटेड बाय इंडियंस, है ना। ये उनके अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव रूल को चलाने के लिए जिन इंडियंस की जरूरत थी वो पोस्ट इन्होंने इंडियंस को दे दी। अब उस वक्त इंडियंस को इसमें शामिल करना ये इनकी खुशी नहीं थी, एक्चुअली इनकी मजबूरी थी, क्योंकि इतना बड़ा रीजन हो गया था उसको संभालने के लिए टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली ये चीज़ें रिक्वायर्ड थी। तो हम क्या देखते हैं कि 1999 में ब्रिटिश इंडिया के 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसमें कि इम्पीरियल सर्विसेज को बनाया गया, और इम्पीरियल सर्विसेज वर हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इन्होंने क्या किया? दे अगेन, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को, इसको ऐसे समझो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक्ट आया 1919 में, यहाँ से शुरुआत हुई। ये क्या इसने क्या करा?
इंपीरियल सर्विसेज, इसने शुरू करा इंपीरियल सर्विसेज। इंपीरियल सर्विसेज तो थी, फिर दो पार्ट्स में यहां डिवाइड हो जाती है। किस किस में हो जाती है? एक हो जाती है ऑल इंडिया सर्विसेज, पूरे इंडिया की, और दूसरी हो जाती है सेंट्रल सर्विसेज। ये सारा ढांचा जो तैयार किया था इन्होंने, वो किस लिए किया था कि इंडियंस को थोड़ा बहुत रोल देकर उनको आज़ादी ना दी जाए, ये बेसिक मोटिव था। अब ऑल इंडिया जो सर्विसेज थी और जो सेंट्रल सर्विसेज थी, ग्रुप ए, ये क्या थी? ये ग्रुप ए सर्विसेज जो इनकी कहलाती थी। दे वर डिजाइंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज 1924 से पहले। अब 1924 से और 34 तक, 1924 से 1934 तक ग्रुप ए सर्विसेज कहलाई। क्या करा इन्होंने? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ऑफ 10 ऑल इंडिया सर्विसेज इन 5 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कौन होता था? ब्रिटिशर होता था, एंड 3 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स अंडर जॉइंट प्रोविंशियल इंपीरियल कंट्रोल। ये तो कहानी थी सिविल सर्विसेज की, जब हम बात करते हैं किसकी? ब्रिटिश इंडिया की, क्योंकि ओरिजिनल इनका तभी से हो गया था। अब आ जाते हैं हम वापस हमारी आज़ादी के टाइम पर। प्रेजेंट मॉडर्न सिविल सर्विसेज तो दे वर फॉर्म आफ्टर द पार्टीशन 1947। किसके विजन में? सरदार पटेल के विजन में क्या होता है? प्रेजेंट मॉडर्न सिविल सर्विसेज जो हम देखते हैं ये बनती है। अब इट वाज सरदार पटेल्स विजन दैट द सिविल सर्विसेज शुड स्ट्रेंथन कोहेजन एंड नेशनल यूनिटी। सरदार पटेल का ये कहना था कि जो सिविल सर्विसेज बनाई जाए, ये इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई जाए कि क्या हो, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करें। किस चीज़ को वैल्यू करें? इंटीग्रिटी को, इम्पार्शियलिटी, एंड मेरिट रिमेन्स द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज। अब बाय द अर्ली 21st century, especially in Indian media, Indian civil servants are regularly called babus, ये जो क्लर्किकल है ना, while Indian bureaucracy is called babudom। ये एक नॉर्मल बात है, नॉर्मल चीज़ है जो कि उस वक्त कही जाती थी। खैर, द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इज अनऑफिशियली द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता था इसको। द मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग, रिफॉर्म एंड पेंशन ऑफ द सिविल सर्विस सिस्टम इन इंडिया। ये सारा जो है ये इनको कहला जाता था। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सिविल सर्विसेज। कितने टाइप ऑफ सिविल सर्विसेज होते हैं? टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज, तो 3 पार्ट्स में इसका डिवीजन हम करते हैं। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये है ऑल इंडियन सर्विसेज। किसकी? सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए। अब हम ग्रुप ए की जब बात करते हैं, दे आर कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल से जो रिस्पॉन्सिबल है। इनके अपॉइंटमेंट कौन है? सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए। ये कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। एग्जाम होते हैं बाकायदा, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है। कई बार तुमको सुनने को मिला होगा कि मेंस में तो रह गया लेकिन अलाइड में हो गया, है ना। हम सुनते हैं कि भाई आईएएस मेन में रह गया, अलाइड में हो गया, आईपीएस मेंस में रह गया, अलाइड में हो गया। अलाइड सर्विसेज के अंदर बहुत सारे जो है वो आते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं इंडियन रेलवे है, इसमें जो मेन सर्विसेज होती हैं, मतलब बहुत सारे।
इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स है, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सेंट्रल इंजीनियरिंग सिविल ग्रुप ए में आता है, बायोटेक्निकल सर्विसेज जो है वो ग्रुप में आता है, मतलब बहुत सारी। बेसिकली इन 3 चीज़ों में जो है वो हमारा सारा डिवाइडेड है। ये ट्रेड है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी है, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल्स है, ये बहुत सारे उसमें आता है। ग्रुप बी में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज बॉटनिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रुप बी में आता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप बी में आता है, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप बी में आता है, सेंट्रल एक्साइज सर्विसेज ग्रुप बी में आता है, सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज ग्रुप बी में आता है, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप बी में आता है। आई विल बी गिविंग यू ऑल द डिटेल्स ऑफ दीज थिंग्स, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद ये तो हम बात कर रहे थे किसकी, सेंट्रल की। स्टेट लेवल पर जब हम देखते हैं तो ऑल द स्टेट सिविक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इंडिया, ये क्या है, इंडिया अबव द रैंक ऑफ डिप्टी कलेक्टर आर ग्रुप ए सर्विसेज, है ना। अब इन गवर्नमेंट लेवल सॉरी स्टेट लेवल पर हम देखते हैं, आप देखो आपके यहाँ होता है RAS होता है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है वैसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी आपको देखने को मिलता है, राजस्थान पुलिस सर्विस भी आपको देखने को मिलता है ना, राजस्थान फॉरेस्ट सर्विसेज आपको देखने को मिलता है, देखते हो ना। ये RJS होता है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। तो सेंटर और स्टेट लेवल दोनों पे जो है होता है, ये पब्लिक सेक्टर के जॉब्स हैं सारी। ब्यूरोक्रेसी जो है उन पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तरह से हम कहें कंट्री को पूरा चला पाना, पूरी तरह से कंट्री को चला पाने का काम कौन करता है, हमारे जो ब्यूरोक्रेस्ट है वो करते हैं। ऐसे ही स्टेट की जो जुडिशियल सर्विसेज है ये भी ग्रुप ए सर्विसेज में आता है, ऑल इंडिया सर्विसेज के, है ना। तो मतलब इस तरह से हम देखते हैं एक्चुअली पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये यही लोग देखते हैं। अब जब हम आगे देखते हैं इसको कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर्स जो हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है वो ये लोग प्ले करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल। सारा जो मेन काम है वो इन्हीं का होता है। ब्यूरोक्रेसी क्या है, पॉलिटिकली न्यूट्रल इनको माना जाता है। दिस मशीनरी इज मेड पॉलिटिकली अकाउंटेबल। ब्यूरोक्रेसी जिसमें कि हमारे ये सिविल सर्वेंट सारे आते हैं इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। पॉलिटिकली न्यूट्रल का मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी जो है किसी भी पॉलिटिकल पोजीशन को या पॉलिसी मैटर में पार्ट नहीं लेगी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉसिबल दैट अ पार्टी इज डिफीटेड इन इलेक्शन एंड न्यू गवर्नमेंट वांट्स सर्टेन पॉलिसीज टू बी फ्रेम्ड इन अ डिफरेंट मैनर। 5 साल एक सरकार आई, अगली बार चेंज हो गई, दूसरी आई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बार बार चीज़ों को चेंज ही करते रहेंगे। अब आप देखते हो कितने सारे जो काम है वो चलते रहते हैं। एक्चुअली काम कौन कर रहा है, हम एग्जाम्पल लेते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो तो 5 साल के लिए आया, लेकिन कोई योजना रुकती नहीं, कोई काम रुकता नहीं। कौन कर रहा है, बेसिक काम तो ये ब्यूरोक्रेस्ट है, यही कर रहे हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम में क्या हुआ, कौन सी पॉलिसी लगी, वो किस सिचुएशन में है, एक और वो आगे जानी चाहिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है हमारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितना फेथफुली और एफिशिएंटली दे टेक पार्ट इन ड्राफ्टिंग द पॉलिसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। आज की अगर हम बात करें तो इन टुडेज एरा इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो है दैट इज इनॉमरसली वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बहुत बड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया है। इसमें सारे आप ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं, स्टेट सर्विसेज आती हैं, लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वो आते हैं, मैकेनिकल मैनेजिकल स्टाफ है जो कि पब्लिक सेक्टर का है वो सब आते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्होंने बनाया था दे पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन पार्टिजन एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। ये लोग जानते थे, वो लोग इस चीज़ को जानते थे कि जो
सर्विसेज के मेंबर हैं जो ब्यूरोक्रेटिक्स कहलाएंगे, उनको इम्पार्शियल होना बहुत ज़रूरी है और उनका इम्पार्शियल सिलेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यूपीएससी को फॉर्म किया गया था कि किसी की कोई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, यहाँ पर कोई रिश्वत नहीं चलती, यहाँ पर कुछ नहीं चलता। इफ़ यू डिजर्व यू विल बी गेटिंग द सीट। कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं। आप पैसा देके इंजीनियर बन सकते हो, आप पैसा देके डॉक्टर बन सकते हो, आप पैसा देके बिजनेसमैन बन सकते हो, लेकिन इसीलिए मैं तुम लोगों को कहती हूँ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज टू क्लियर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। और तुम लोगों ने वो स्ट्रीम ली है जिसमें कि तुम इन चीज़ों को क्वालिफाई कर सकते हो। कोई भी साइंस का स्टूडेंट, कोई भी बिना ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को पढ़े आईपीएस, आईएफएस और आईपीएस, आईएएस, आईएफएस नहीं बन सकता। सो देखो, कंट्री का सारा दारोमदार तुम लोगों के ऊपर है। सो ये जो मेंबर होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये एक फिक्स टर्म के लिए होते हैं। क्यों करा गया ऐसा फिक्स टर्म के लिए? ताकि से कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर इनके ना हो। इनका रिमूवल और सस्पेंशन जो है ये भी एक बहुत बड़ी इंक्वायरी थ्रू द सुप्रीम कोर्ट बैठती है। इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको कॉम्प्लिकेटेड भी इसीलिए रखा गया ताकि से ऐसा नहीं हो कि किसी भी नेता का मन किया अच्छा ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, इसको रिमूवल कर दूँ। ऐसा नहीं है, विद 100% प्रूफ्स ये चीज़ें करी जाती हैं। तो बहुत अच्छे सिस्टम के तहत सारी चीज़ों को फॉर्म करा गया है। और एक्चुअली कंट्री का ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे, दे सर्व कंट्री टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, दैट इज कहीं 58, कहीं 60। ठीक है। सो इसीलिए क्या ये ब्यूरोक्रेसी जो है, रिजर्वेशन एक्ट आया, हम देखते हैं इनका रिजर्वेशन है वुमेन्स का, अदर बैकवर्ड क्लासेस का। ये प्रोविजन क्यों करा गया? ताकि इसे सभी को जो ब्यूरोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो सोशल इनइक्वलिटीज के साथ नहीं हो। इसीलिए हर किसी को उसका पार्ट बनने दिया गया। सो दिस इज हाउ वी वाइंड अप और चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव।